चलिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी अगर हमें इसकी आउटपुट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, कुछ हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं भी हम क्या एंटर करना चाहते हैं। देखिए एक प्रोग्राम है ये, इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर करेंगे, वेट और हाइट, और तो वेट एंटर करेंगे, हाइट एंटर करेंगे, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये प्रोग्राम हमें बोल रहा है कि वेट जो है 70 kg है, और हाइट जो है मीटर में है, हाँ 2.5 मीटर है, बहुत ज्यादा होगी। 1.70 हाइट हो गई, हम इसको सॉरी वेट हो गया, और हाइट यहाँ पे क्या है 1.7 डाल देते हैं, ये भी ज्यादा ही है। ठीक, अब बीएमआई का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट हुआ तो कहता क्या आउटपुट आएगी, बीएमआई क्या है, वेट 70 डिवाइड बाय मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1.7 इंटू 1.7, तो 2.89 आया इसका बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हाइट इंटू हाइट मीटर में इसका मल्टीप्लाई किया। अब 70 को इससे डिवाइड करना है, 70 डिवाइड बाय 2.89, तो ये आया मेरे पास 24.221, तो ये आया मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या बोल रहा है, बीएमआई कितनी है, बीएमआई इतनी, तो बीएमआई इसने ये मैसेज फ्लैश कर दिया, बीएमआई इज बीएमआई। ठीक है, इफ बीएमआई लेस देन 18.5, तो क्या हमारी बीएमआई जो आई है वो लेस देन है 18.5, नहीं है, लेस देन 25 है, हाँ है, एलिफ में जाएगा यहाँ पे, लेस देन 25 है, हाँ जी है, लेकिन 18 से तो नहीं, ये फॉल्स हो गया था। लेकिन फिर इसने क्या किया, एलिफ चेक किया, तो यहाँ पे लेस देन 25 है, हाँ जी 25 के लेस है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, और आपको क्या प्रिंट कर दिया इसने, नॉर्मल, आपका क्या है, नॉर्मल है। तो इस तरीके से अगर ये बीएमआई आ जाती 31 तो आपको ओवरवेट आ जाता, अगर यहाँ पे 31 की जगह सॉरी, फिर आपका आता ओबेसी। ठीक है, और अगर 29 होता तो आपको क्या आता, ओवरवेट आ जाता। तो इस तरीके से आपको आउटपुट फाइंड करनी है, क्या आउटपुट आ सकती है। तो और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिलेंगे तो। ये देखिए, ये प्रोग्राम भी हम यहाँ पे नहीं, नो, एक मिनट बच्चा, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेने दो, उल्टी है ये पेज। रोटेट की ऑप्शन ही नहीं आ रही। जी, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, तो इसको बोल रहा है ये रीराइट द, हाँ यहाँ पे देखिए, रीराइट द कोड फ्रेगमेंट एंड सेव द नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे इसको
कितने कंपैरिजन होते हैं? रीराइट द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट दैट सेव्स ऑन द नंबर ऑफ कंपैरिजन। क्यों? इसके हमें कंपैरिजन कम करने हैं, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? हमारे पास अभी हमने एलिफ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्लासेस में कर चुके हैं। ए इक्वल इक्वल 0, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? 0। अगर हम ये सारे इफ जो हैं इसको एलिफ से चेंज कर दें, तो ये कंपैरिजन अपने आप कम हो गई। देखिए वैल्यू तो एक ही कंपेयर हो रही है ना, एक ही केस ट्रू होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर 0 हुआ तो ये केस आ जाएगा, 1 हुआ तो ये आ जाएगा, 2 हुआ तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपके कंपैरिजन, अगर आपने ये एलिफ यूज नहीं किया तो ये भी कंडीशन चेक होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। लेकिन अगर आप एलिफ यूज करते हो, इफ यहाँ पे कोई कंडीशन, इसकी स्टेटमेंट, एल इफ इसकी कोई कंडीशन, यहाँ पे इसकी कुछ स्टेटमेंट, फिर एलिफ इसकी कंडीशन, इसकी कुछ स्टेटमेंट, और लास्ट में एल्स आता है। तो यहाँ पे क्या है? एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होती। तो इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी और एक ही केस रन होगा। या तो ये चलेगा, या तो ये चलेगा, या ये चलेंगे, ये चलेंगे, चारों में से एक चलेगा। तो इससे क्या है? कंपैरिजन कम हुए हमारे, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टेयर्स की एग्जांपल दी थी। अगर कुछ स्टेयर्स हैं और मैंने आपको बोल दिया कि कहीं पे किसी स्टेयर पे 10 रुपए का नोट गिरा पड़ा है, ठीक है, तो सपोज इस स्टेयर पे है 10 रुपए का नोट। आपने पहली स्टेयर चढ़े, आपको यहाँ पे नहीं मिला। आप दूसरी स्टेयर चले, आपको नहीं मिला। तीसरी चढ़े, आपको नहीं मिला। आप चौथी पे चढ़े, यहाँ पे आपको उठाया, आपने जेब में डाला, रुपया गल खत्म हो गई, है ना। तो इसी तरीके से एलिफ भी काम करता है। और यहाँ पे आगे कंपेयर करने की जरूरत है? बोला एक ही नोट है, डन। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये कंपेरिजन कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस कोड फ्रेगमेंट प्रिंट वाटर। तो वाटर कहाँ पे है? देखिए, तो यहाँ पे वाटर है, तो इसके लिए क्या है? जो टेम्परेचर है ग्रेटर देन 32, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 32 होगा, क्योंकि फिर ये फॉल्स होगा ना। अगर लेस देन 32 हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 32 है और लेस देन क्या है? 212, ये है, तो वो वाटर प्रिंट होगा। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू एंटर करते हो तो वाटर प्रिंट होगा। अदरवाइज क्या है? या तो ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा। अगर 212 से बड़ी हुई वैल्यू तो ये प्रिंट होगा, अगर छोटी हुई तो ये प्रिंट होगा, 32 से छोटी हुई तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके के कोड भी आपको आ सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा कोड है, इसको भी समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x की वैल्यू क्या है? 1। और कहता इफ x ग्रेटर देन 3, क्या x ग्रेटर देन 3 है? नहीं, ये फॉल्स हुआ। तो यहाँ से ये एलिफ के पास गया। x लेस देन 2, हाँ जी, x की वैल्यू 1 है जो कि 2 से छोटी है, तो इसके अंदर एंटर किया। इफ x नॉट इक्वल टू 0, क्या x 0 के इक्वल है? नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। नॉट इक्वल पूछ रहा था तो है ही नहीं इक्वल, तो दादी का फोन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये x की वैल्यू तो 1 थी, x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं है। इक्वल टू में तो दोनों इक्वल होने चाहिए, नॉट इक्वल टू में दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो 0 और 1 इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? सी एज इट इज होगा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग है, तो सी हुआ, कॉमा एंड इक्वल स्पेस, तो यहीं पे आपका पॉइंटर रहेगा क्योंकि एंड इक्वल लगा हुआ है। उसके बाद देखिए ये इंडेंटेशन की लाइन खींच लीजिए। तो यहाँ पे इनमें और इनमें तो एक चलनी थी, लेकिन ये तो बाहर है, किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंडर नहीं है ये स्टेटमेंट। तो ये तो प्रिंट होगी होगी, और क्या होगा? आपका आउटपुट आएगी सी और डी। अगर यहीं पे ये एंड इक्वल नहीं लगा होता तो आपकी आउटपुट क्या आती? सी और उसके नीचे डी आती। क्लियर? यहीं पे अगर हम एक्स की वैल्यू सपोज करते हैं 20 होती, एक्स की वैल्यू 20 होती, तो एक्स ग्रेटर देन 3, तो एक्स 20 ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन ट्रू। फिर इसी के अंदर एक और कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 4, हाँ जी ये भी ट्रू है। तो प्रिंट क्या होता? ए, तो ए प्रिंट हुआ और पॉइंटर कहाँ रहा? एंड इक्वल दिस। इसके बाद ये क्या करता? ना तो ये इस एल्स को रीड करता, ना ही एलिफ पे जाता, यहाँ से ये डायरेक्टली इस पे जाता। तो क्या प्रिंट हुआ? डी। क्लियर? तो यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं। x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, अभी यहाँ पे 1 ना होके क्या है? 4 है। तो ये कंडीशन क्या होती है? x ग्रेटर देन 3, हाँ 4 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर गया। इस ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 नहीं, इक्वल टू होता तो ये ट्रू होता, अदरवाइज क्या है? ये फॉल्स है। तो यहाँ से ये क्या है? एल्स में चला जाएगा और प्रिंट क्या हुआ? बी। बी प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या है?
एंड इक्वल तो पॉइंटर यहाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इसके बाद ये क्या है, इफ और एल्स, एलिफ के बाद ये क्या करेगा, कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्टेटमेंट, है ना, तो प्रिंट क्या होगा, डी। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से आपको अलग अलग पूछा जा सकता है और उसी के बेस पे आपको आउटपुट देनी है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वेदर रेनिंग, तो वेदर में क्या आ गया, एक वेदर नाम की स्ट्रिंग बनी और इसके अंदर क्या आ गया, रेनिंग। ठीक, कहता इफ वेदर इक्वल इक्वल सनी, नहीं वेदर के अंदर तो रेनिंग है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये अगले केस को चेक करेगा एलिफ के, वेदर इक्वल इक्वल स्नो, नहीं ये भी फॉल्स हो गया। अब आगे क्या है, एल्स है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, तो प्रिंट क्या हुआ, वेदर। लेकिन बेटा यहाँ पे पूछा क्या गया है, एरर करने के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए वेदर इक्वल रेनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इफ वेदर इक्वल सनी, इक्वल नहीं होता, इक्वल इक्वल होता है, बाकी ठीक है। प्रिंट ये भी है, डबल इन्वर्टर कॉमा भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये सारा ठीक है। एलिफ, एलिफ में भी ठीक है, वेदर, वेदर एक वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल इक्वल आएगा। स्नो, प्रिंट गोइंग स्काइंग, नहीं ये भी ठीक है, एल्स भी ठीक है, और प्रिंट वेदर, तो प्रिंट वेदर भी ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ही गलतियां थी, जो इक्वल इक्वल टू की है वही गलती थी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर देखते जो हैं, लास्ट वाली एंड स्टेटमेंट है उसमें वेदर के कॉमास नहीं जस्ट मिनट आएंगे। बेटा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। हाँ अब बोलना। जो एल्स की स्टेटमेंट है प्रिंट वेदर, उसमें कॉमास आएंगी। नहीं बेटा, देखिए यहाँ पे वेदर क्या है, देखिए ये वेदर आपका वेरिएबल है, वेरिएबल ही प्रिंट करवा रहे हैं ना, और यहाँ पे ओके। प्रिंट क्या होता, रेनिंग होता, ठीक है, वेरिएबल है बेटा ये। क्लियर? वेरिएबल को कॉमा में नहीं डालते हम, स्ट्रिंग को कॉमा में डालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड। तो यहाँ पे आपको आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा काम क्या है, इफ इंट जीरो, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा बेटा, सबसे पहले तो आपको ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि इंटीजर फंक्शन क्या है, इंटीजर फंक्शन के अंदर हमेशा ही हम क्या करते हैं, एक नंबर डालते हैं। अगर आप यहाँ पे इंट के अंदर कोई ए बी सी या कोई भी स्ट्रिंग डालोगे तो ये एरर जनरेट करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, एक मिनट, लेट मी शो यू ऑन माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए आप। देखिए तो यहाँ पे देखिए बच्चा, हम कहाँ थे, हाँ, अगर हम क्या करते हैं, ए इक्वल इंट करते हैं और इनपुट करवाते हैं, या कुछ भी करते हैं, इंट को कोई हम क्या करते हैं, नंबर देते हैं, करता क्या है, ये इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है कुछ भी। एंटर एनी नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटर नंबर पूछ रहा है, तो मैंने 4 डाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ए के अंदर 44 स्टोर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में मैं कुछ स्ट्रिंग डालने की कोशिश करूं, जैसे मैं जी डाल देता हूँ, तो ये एरर दे रहा है, कहता इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। इंट क्या है, बेस 10 वाले नंबर ही उठाएगा बेटा, बेस 10 वाले जो हमारे कौन से नंबर थे, डेसिमल नंबर है, वही उठाएगा, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश करोगे या स्ट्रिंग एंटर करने की कोशिश करोगे तो ये एरर जनरेट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा ये क्या करेगा,
आपकी एरर जनरेट कर देगा। ये फर्स्ट ही स्टेटमेंट आपकी एरर जनरेट कर देगी, क्योंकि इंट फंक्शन हमेशा कोई नंबर लेता है। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं हम कुछ और प्रोग्राम। हाँ, यहाँ पे देखिए, what the following doing and what would be print it for input 3। अगर हम यहाँ पे कहते n को यहाँ पे इनपुट एज ए 3 डालेंगे, तो n के अंदर हम अगर 3 डालेंगे तो कहता क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इफ n लेस देन 1, तो n तो लेस नहीं है 1 से, तो ये एल्स में एंटर कर गया। एल्स में क्या है, एक फॉर लूप है। ये फॉर लूप अभी हमने किया नहीं है बेटा, तो हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब फॉर लूप कर लेंगे तो ये सारा प्रोग्राम कर लेंगे। ठीक है, मैं कोई सिंपल इफ वाले प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ पे। नहीं, आई थिंक इफ वाले सारे प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं। चलिए, फॉर के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, वाइल के लिए भी है। हाँ, तो आने वाली क्लासेस में हमें, चलिए, तो डन बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्सरसाइज यहाँ पे बुक में भी है, न्यू बुक में देख लेना, अगर कोई एक्स्ट्रा है क्वेश्चन तो उनको सॉल्व कर लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट कराइए, इफ और इफ एल्स। कल हम एलिफ को डिस्कस करेंगे और नेस्टेड इफ एल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लूप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ ही दिनों में हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, सो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है अभी। किसी की कोई क्वेरी है बच्चा? बबलीन? बेटा डेट शीट में दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का ही तो फिर करनी है। बेटा प्रैक्टिकल की फाइल बनाइए पहले तो। ठीक है, आज की प्रैक्टिकल की फाइल असाइनमेंट शीट जो होती है प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट, जिसके एक तरफ प्लेन होता है दूसरी तरफ व्हाइट शीट होती है। ठीक है, और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम मैंने भेजे हुए हैं। अगर वर्ड किसी के पास फाइल खुल नहीं रही तो मैं उसको आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ बेटा ग्रुप में। ठीक है, तो उस स्क्रीनशॉट की हेल्प से आप कर सकते हो। बेटा 18 प्रैक्टिकल नहीं लिखने हैं, 20 है। जो कोई एक क्वेश्चन है पैटर्न वाला, उसमें 3 क्वेश्चन है, तो टोटल 20 हुए। ठीक है, टोटल आपके पास 20 प्रोग्राम है, और उसी सीक्वेंस में लिखने हैं मैंने जिस सीक्वेंस में दिए हैं। इंडेक्स पेज बनाना है, और फ्रंट पेज क्या है वो मैं आपको, अभी तो मेरे पास कोई प्रैक्टिकल होगी तो मैं भेज दूंगा, अदरवाइज वो फ्रंट पेज आप बाद में डिजाइन कर लेना। मंडे को मैं दे दूंगा स्कूल से लेके कोई। और कोई क्वेरी किसी की बच्चा? बेटा इसको बनाने की कोशिश करना, कल कंप्लीट कर लेना अपनी प्रैक्टिकल। सारे प्रोग्राम आपके पास हैं, जस्ट देख के लिखनी है और उसकी आउटपुट लिखनी है, और कुछ नहीं है। और किसी की कोई क्वेरी है?